वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ PSR। और हमारी जो CBSE सैम्पल पेपर की सीरीज थी इसकी नेक्स्ट वीडियो और इससे पहली वाली वीडियो में हम जो ये लेटेस्ट सैम्पल पेपर CBSE ने इशू किया था फॉर 2022-23 के लिए, इसके सेक्शन ABCD हम कर चुके हैं और उस वीडियो का लिंक तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से मिल जाएगा। और अब हम इस वीडियो में सेक्शन E यानी कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। 3 क्वेश्चन हमारे पास होंगे 4 मार्क्स ईच के, और इसमें से पहला क्वेश्चन नंबर 36। इस क्वेश्चन में तुम देख रहे हो कि दो यहाँ पे डायग्राम बने हुए हैं। जो पहला वाला ही डायग्राम है ये केवल एक बेसिक डायग्राम है और इसमें हमें एक फ्लोरल डिजाइन दिया है जिसमें कुछ डिफरेंट शेप की टाइल्स यूज की हैं और इस डिजाइन को यहाँ कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट किया है। और कार्टेशियन प्लेन पे भी जो डिजाइन यहाँ पे है सेम वही डिजाइन है। और इस डिजाइन में तुम देख पा रहे होगे कि यहाँ दिया है कि ऑक्टागन्स हैं, स्क्वायर्स हैं और ट्राइंगल्स हैं। तो ये तो अंदर वाला ऑक्टागन है और ये बाहर तुम देखोगे ये स्क्वायर है। ऑल्टरनेटिवली एक ट्राइंगल है और एक स्क्वायर है। अब हमें इस कार्टेशियन प्लेन का जो बेसिक है वो पता होना चाहिए, यानी कि किसी भी पॉइंट को हम कैसे लोकेट करेंगे या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम फिलहाल यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे पॉइंट्स के, जो क्लास 9th में तुमने सीखे होंगे, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम देंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट बी एंड एफ। तो इसके लिए पहले हमें बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढने पड़ेंगे। तो बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तुम देखोगे इसके नीचे अगर परपेंडिकुलर डालते हो एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे इसके नीचे देखते हो स्ट्रेट में परपेंडिकुलर तो 1 है और वाई एक्सिस पे देखते हो तो 2 है। तो यानी बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हुए, मैं लिख देता हूं पहला क्वेश्चन का आंसर। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए 1, 2 और दूसरा पॉइंट एफ ये रहा। तो एफ के नीचे अगर तुम परपेंडिकुलर देखते हो एक्स एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे देखते हो तो 9। तो f के कोऑर्डिनेट हुए -2, 9। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब तुम्हें सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो लाइन सेगमेंट होगी b और f को मिलाने से उसकी लेंथ क्या होगी। तो उसके लिए तुम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ये लेंथ निकाल सकते हो। डिस्टेंस फार्मूला आता होगा, x1 - x2 कर लो या x2 - x1। तो x1 - x2 तो 1 और माइनस माइनस प्लस का 2 होल स्क्वायर और y1 - y2 यानी 2 - 9 होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 1 + 2 हो जाएगा 3 और ये होगा -7 स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 और -7 का स्क्वायर प्लस का 49 मिला के आ गया √58। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। यूनिट्स जरूर लगा देना। तो पहला आंसर आ गया कि ये बी और एफ के बीच का डिस्टेंस आ गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि जो सेंटर है जेड ऑफ द फिगर, इस फिगर का जो सेंटर है जेड विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड WXOP, देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ जेड। यानी कि ये जो फिगर हमारे पास दी हुई थी, अब हमें पहले इस फिगर का जो सेंटर है जेड वो देखना पड़ेगा। और वो कैसे मिलेगा, जब हम क्वाड WXOP, W ये है, X ये है, O इधर है और P इधर है, तो इनको मिलाने से जो क्वाड बनेगा मैं मिला के दिखा देता हूं। WXOP, इसको मिलाने से क्वाड बनेगा। तो ये जो क्वाड बन गया, अब इस क्वाड का जो डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो इस फिगर का सेंटर है जेड और उसके कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। अब तुम अगर ध्यान से नोटिस करो तो ये बाहर वाली फिगर स्क्वायर की है, यानी ये एंगल 90 का है और ये एंगल भी 90 का है, ये भी 90 का है और ये भी 90 का है। तो इस क्वाड के सारे एंगल 90 के हैं, बट तुम देख रहे हो कि ये वाला डिस्टेंस जो लेंथ है और विड्थ है वो अलग अलग है। ये तो स्क्वायर की साइड है और ये स्क्वायर की साइड से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये
सारे एंगल 90 के हैं, मीन्स ये पैरेललोग्राम, और क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल है तो पैरेललोग्राम, लेकिन सारे एंगल 90 हैं तो अब ये स्क्वायर भी हो सकता था और रेक्टेंगल भी, बट क्योंकि तीनों ये डायमेंशन दोनों अलग अलग हैं तो इसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। यानी कि ये एक रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो अब हमें बताना है। तो तुम्हें ये पता होगा कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये जो डायगोनल है इसको ये वाला डायगोनल इसके मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और इस वाले डायगोनल को इसका डायगोनल ये वाला मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी दोनों का मिड पॉइंट जो होगा वो सेम होगा, और वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस फिगर का सेंटर यानी जेड है। तो हमें इन दोनों में से किसी भी एक डायगोनल का अगर हम मिड पॉइंट निकाल देंगे तो वही समझ लो जेड के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो हम उसके लिए पहले तो इसको शो करेंगे कि ये रेक्टेंगल है, पहले हम यहाँ बता देंगे कि ये एक रेक्टेंगल है। तो मैं लिख देता हूँ सेकंड पार्ट का आंसर, WXOP इज ए रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है और डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी दोनों का मिड पॉइंट सेम ही होता है। तो इन्हीं फिगर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो डायगोनल का मिड पॉइंट ही होगा। तो अब हम किसी भी डायगोनल का मिड पॉइंट निकाल देते हैं, यानी कि जेड के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो किसी भी डायगोनल का मिड पॉइंट हो जाएगा, और इसके डायगोनल है P। यहाँ फिगर को देखो, इसके डायगोनल या तो PX होगा या फिर WO होगा। तो मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, चलो WO ले लेता हूँ। WO का जेड के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे मिड पॉइंट ऑफ WO। तो उसके लिए मुझे जेड के कोऑर्डिनेट अगर निकालने तो पहले W और O के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो W के कोऑर्डिनेट जो होंगे इसके नीचे देखो, X कोऑर्डिनेट तो -6 है और Y कोऑर्डिनेट 2 है, तो W के कोऑर्डिनेट हो गए -6, 2, और O के कोऑर्डिनेट में देखो, X कोऑर्डिनेट तो इसके नीचे अगर हम देखते हैं तो 5 और Y कोऑर्डिनेट देखते हैं तो 9, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5, 9। तो अब हमें W और O के दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए, तो इनका मिड पॉइंट मैं निकाल देता हूं। तो W का X कोऑर्डिनेट आया था -6, क्योंकि मिड पॉइंट का फार्मूला तुम्हें याद होगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो W का X कोऑर्डिनेट है -6 और प्लस O का X कोऑर्डिनेट था 5/2 और W का Y कोऑर्डिनेट था 2 और O का Y कोऑर्डिनेट था 9/2। तो Z के कोऑर्डिनेट आ गए -1/2 और 11/2। तो ये हमारा सेंटर हो गया इस फिगर का, जो कि इन डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट था। तो ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारी समझ में आ गए होंगे। अब जो तीसरा क्वेश्चन है इसका, उसके लिए भी मेरे को एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें बताना है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड G। तो इसके लिए पहले A और G के कोऑर्डिनेट ढूंढने पड़ेंगे। आ जाओ इधर, A और G के कोऑर्डिनेट ढूंढ लो पहले। तो भाई A के कोऑर्डिनेट तो हमें पहले भी ढूंढे थे -2 और 2। A के कोऑर्डिनेट थे -2 और 2, और G के कोऑर्डिनेट थे G का X कोऑर्डिनेट था -4 और Y कोऑर्डिनेट था 7, -4 और 7। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें पता थे A और G के। अब हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना था जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट हो, A और G से। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। A के कोऑर्डिनेट आए थे -2, 2 और G के कोऑर्डिनेट आए थे -4, 7। अब हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना था y एक्सिस पे जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट हो। तो इक्विडिस्टेंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तुम्हें एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया है, तुम्हें पहले लेट करना पड़ेगा। लेट मान लो P मान लिया तुमने, तो कोऑर्डिनेट जो होते हैं y एक्सिस पे किसी पॉइंट के वो फिक्स होते हैं 0, y।
और एक्स एक्सिस पे तुम्हें पता होगा x0। अब तुम्हें ये पता है कि P पॉइंट A और G से इक्वी डिस्टेंट है। इसका मतलब P का डिस्टेंस अगर A से निकालोगे और P का डिस्टेंस G से निकालोगे तो वो इक्वल आएगा। दैट मीन AP इक्वल PG। इस कंडीशन को यूज करके हमारे कोऑर्डिनेट निकलेंगे। अब अगर इस कंडीशन को तुम यूज करते हो तो तुम्हें पता है कि वो जो पॉइंट है P, जब ये डिस्टेंस निकालोगे तो रूट में आएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा। अब तुम AP निकाल लो, तो 0 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर और y माइनस 2 का होल स्क्वायर। रूट लगाएंगे नहीं क्योंकि मैंने ऊपर स्क्वायर लगा दिया। और PG निकालोगे तो y प्लस 4 का होल स्क्वायर और सॉरी 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर और y माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लो। 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ 4 का स्क्वायर 16 और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y। सॉल्व करोगे तो देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 4 और 4 8 माइनस 4y और इधर 16 और 49 55 65 माइनस 14y। अब इस y को इधर ले आओ तो माइनस 4y प्लस 14y और 65 माइनस 8। अब लेग टर्म सॉल्व कर लो तो ये हो गया प्लस का 10y और इसको सॉल्व करोगे तो 65 में से 8 गया 57। अब इसके बाद ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा, y की वैल्यू 5.7, तो p के कोऑर्डिनेट हो गए 0,5.7। तो ये पॉइंट जो होगा वो इक्वी डिस्टेंट होगा a से और g से। अब इसके बाद में अभी इसका और भी है, एक थर्ड का और पार्ट है, उसमें हमसे कह रहे हैं कि फिर से फिगर को देखो एक बार कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AFGH। AFGH जरा फिगर को ध्यान से देखो, AFGH। तो देखो भाई A ये रहा, F ये रहा, G ये रहा, H ये रहा, तो मैं इनको मिलाऊं तो एक ट्रेपेजियम बन गया। ये मैंने शेड कर दिया है, ये एक ट्रेपेजियम है और हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो भाई इसके लिए अगर ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो तुम्हें सीधी सी बात है, ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला आता होगा, वो लगाना पड़ेगा। तो इस ट्रेपेजियम को देखो तो ये देखो AFGH, तो शायद A और F के तो हमने कोऑर्डिनेट निकाले भी थे, नहीं A और G के निकाले थे। अच्छा, तो कोई बात नहीं, तुम कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो। देखो कि AFGH, तो ये तो है, मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ इसकी ट्रेपेजियम की, मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ। इस तरह से फिगर बन रही है, इस तरीके से, जिसे नाम ध्यान रहेंगे A और इधर F और इधर G और ये H। तो जरा ध्यान से देखो A और F के बीच का डिस्टेंस, तो देखो A का यहाँ पे पॉइंट है y कोऑर्डिनेट 2 और F का y कोऑर्डिनेट है 9। ध्यान से देखो, तो 9 और 2 के बीच का डिस्टेंस देखोगे तो ये AF पता चल जाएगी। तो 9 में से 2 माइनस करा तो 7 हो गई, तो AF की लेंथ तो होगी 7 यूनिट्स। AF की लेंथ 7 यूनिट्स, मैं यहाँ दिखा दिया है, AF की लेंथ 7। अब इधर देखो, यहाँ पे G और यहाँ पे H, तो G के सामने जो पॉइंट है 7 है y कोऑर्डिनेट, और H के सामने जो है वो 4 है। ध्यान से देखो, F के सामने है 4 और यहाँ पे G के सामने 7, तो 7 माइनस 4, ये बीच का डिस्टेंस 3 आएगा। तो इसका मतलब GH की वैल्यू है 3 यूनिट्स। अब ये वाली हाइट और नापनी पड़ेगी, ये वाला गैप और देखना पड़ेगा। तो ये गैप कैसे दिखेगा देखो, वैसे तो इजीली यहाँ ग्राफ पे काउंटिंग भी कर सकते हो, पर एक तरीका है, यहाँ से देख लो इसको, ये कितना है -4 और इसको देख लो -2, तो -4 और -2 के बीच में 2 यूनिट का गैप है, तो ये वाली हाइट होगी 2 यूनिट।
तो इसका जो एरिया आएगा ट्रेपीजियम का, फार्मूला तुम्हें पता होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बचपन में सुना होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड होंगी AF प्लस GH इंटू ये बीच का डिस्टेंस, यानी इसको मैं हाइट बोल दूं, तो आंसर आएगा हाफ 7 + 3 × 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 स्क्वायर यूनिट आ गया, 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो कुल मिला के ये तुम्हारे पहली वाली केस स्टडी सॉल्व हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट केस स्टडी से। अगर तुम इसके सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। मैंने एक बार से पूरी केस स्टडी तुम्हें दिखा दी है, और स्क्रीनशॉट तुम लेना चाहो तो ले सकते हो। अब इसके बाद हमारी जो सेकंड केस स्टडी है 37, ये केस स्टडी है एपी पे बेस्ड है केस स्टडी। तुम देख पा रहे होगे, एक डायग्राम तुम्हें दिख रहा होगा, ये एक फिगर तुम्हें दिखाई दे रही होगी। अब इस फिगर को अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारी समझ में सारी कहानी आ जाएगी। और कहानी इसमें यह है कि एक ये स्कूल में कोई ऑडिटोरियम बनाया है जिसमें लगभग 1500 लोगों को बैठाना है, 1500 लोगों को। और इसमें जो चेयर्स हैं, अब सीधी सी बात है, जब लोगों को बैठाना है तो चेयर पे ही बैठाया जाएगा, तो 1500 चेयर्स इसके अंदर लगानी है। अब 1500 चेयर्स तो लगानी है, वो इस तरह से लगानी सर्कुलर, यानी जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, एक ही सेंटर पे अलग अलग रेडियस के जो बहुत सारे सर्कल बना दिए जाते हैं। तो तुम्हें पता भी होगा कि वो जब सर्कल बनाओगे एक ही सेंटर पे तो रेडियस बढ़ती रहेगी। तो इस तरह से ये तुम्हें चेयर्स इसमें फिट करनी है, मतलब तुम्हें नहीं लगानी, मतलब लगानी है। तो अब ये कह रहा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट है इसका, और हर सर्कुलर रो में 10 सीट्स ज़्यादा लगेंगी पहली वाली से, यानी पहली वाली में जितनी भी सीट होंगी अगली वाली में उससे 10 सीट ज़्यादा होंगी, थर्ड वाली में उससे 10 सीट ज़्यादा होंगी। अब पहली वाली में कितनी सीट है, तो देखो पहले क्वेश्चन से पढ़ के पता चल रहा है हमें, द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज़ 30 सीट्स, पहले वाली में 30 सीट है। लो पहला क्वेश्चन का आंसर मैं ये लिख रहा हूँ जिससे फिगर तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगी। ध्यान से देखते रहो फिगर को और क्वेश्चन को। तो पहले वाली रो में 30 सीट्स है, तो अंदर का जो सर्कल है समझ लो उसमें 30 सीट्स आएंगी, तो A = 30 ले लो तुम। अब इसके बाद तुम्हें पता है कि क्वेश्चन में दिया है 10 सीट्स पहले वाले से ज़्यादा होंगी अगले वाले में, तो नेक्स्ट वाले में 10 ज़्यादा होंगी, 40 होंगी, तीसरे वाले में 50 होंगी, यानी 10 इंक्रीज हो रही है, तो AP बन रही है। तो इसका मतलब D जो हुआ वो 10 हुआ। अब तुमसे कह रहा है हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन 10th रो, 10वीं रो में कितनी सीट होंगी। तो इस AP की 10th टर्म तुम्हें बतानी है, और तुम्हें पता होगा 10th टर्म होती है A + 9D, तो 30 + 9 × 10 यानी 30 + 90 120 सीट्स उसमें होंगी। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर तो छोटा सा था, तो मैंने यही कर दिया है। अब आ जाओ आगे। अब तुम्हें इसके सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। अब सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहला पार्ट देखो, फॉर 1500 सीट्स, 1500 सीट को लगाने के लिए हाउ मेनी रोज नीडेड टू बी देयर, कितनी रो बननी चाहिए। तो भाई तुम्हें ये पता है कि टोटल जो इस AP की टर्म्स हैं, अब AP जो बन रही है वो फिलहाल ये बन रही है 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। तो ये पूछना चाह रहा है कि कितनी इन टर्म्स को प्लस करें कि आंसर तुम्हारा प्लस करके, अब ये तो नहीं पता कितनी रो बनेगी, वही पूछा है, तो कितनी इस AP की टर्म हम ऐड करें कि जिससे आंसर 1500 आ जाए। तो इसका मतलब हमारे पास A भी है, D भी है और सम भी है। तो सम का फार्मूला हम लगा देंगे n/2 2A + n - 1 × D। अब Sn हमारे पास है 1500, n हमें पता नहीं है नंबर ऑफ रो कितनी है, और 2 × A है 30 प्लस n हमें पता नहीं है, D है 10। अब इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करें कैसे करेंगे, तो 1500
इक्वल एन अपॉन 2, पहले इसे सॉल्व कर लो। 60 और 10 से अंदर इंटू करोगे तो 10n माइनस 10, ये दोनों लाइक टर्म है, ये सॉल्व हो जाएंगी। 1500 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ये 50 प्लस 10n हो जाएगा। और अब इसमें से तुम्हें दिख रहा है 10 कॉमन भी आ जाएगा, तो 10 कॉमन ले लो। 1500 n अपॉन 2, 10 कॉमन लोगे तो 5 प्लस n, और इस 10 से ये एक जीरो कैंसिल कर दो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 इधर आ जाएगा, तो 150 इंटू 2 300, और n के अंदर इंटू कर दो तो 5n प्लस n स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये एक इक्वेशन बन गई, n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300। अब इसके फैक्टर कर लो, और फैक्टर करके तुम्हें n मिल जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसके फैक्टर करो, तो इसके फैक्टर जो होंगे 15 इंटू 20, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे n प्लस 20 और n माइनस 15। चेक कर लो एक बार, 20 माइनस 15 5 और 20 इंटू माइनस 300, ठीक है। तो n की एक वैल्यू तो आएगी -20। इट इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ रोज कभी माइनस में नहीं होगी। तो n माइनस 15 इक्वल 0, तो n बराबर 15 हो गया। 15 रो में ये 1500 सीट सेट हो जाएंगी, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। अभी इसमें एक पार्ट और है, और भी है एक, उस और में पूछ रहे हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं यहाँ पे। और में इन्होंने पूछा है, इफ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज्ड इन द ऑडिटोरियम, तो हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट बी पुट आफ्टर 10th रो। ये कह रहा है कि टोटल 1500 सीट हमें लगानी है ऑडिटोरियम में, तो कितनी सीट बचेंगी लगाने के लिए 10वीं रो के बाद। अब तुम्हें ये तो दिख गया टोटल 15 रो है, तो यानी लास्ट की 5 रो में कितनी सीट आएंगी, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और यह एक तरीका है कि तुम्हें पता है कि टोटल 15 रो में 1500 सीट आएंगी। अब तुम ये देख लो कि 10 रो में कितनी सीट आएंगी, यानी कि S10 निकाल दो। 10 अपॉन 2, 2 इंटू 30 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 10, 10 टू 5 आ गया, ये 5 और ये 60 और ये 9 10 जा 90, तो 5 इंटू 9 6 15 और 0, तो 15 पंजे 75, 750 आ गया। यानी 10 रो में 750 सीट आ जाएंगी। तो भैया टोटल सीटें लगनी है 1500, तो जो लेफ्ट बचेंगी सीटें, नंबर ऑफ सीट्स लेफ्ट वो बचेंगी। टोटल सीट लगनी थी 1500 और लग गई 750, तो 750 सीटें और लगेंगी बैलेंस में। तो मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी तुम्हारे। अब देखो इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कि अगर 17 रोज हो ऑडिटोरियम में, 15 की जगह 17 रोज, तो कितनी सीट मिडिल रो में होंगी। यानी अगर वो नंबर ऑफ रोज 17 हो तो मिडिल रो में कितनी सीट होंगी। तो तुम्हें मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट पता होगा, ये है थर्ड पार्ट। मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होगा। मिडिल टर्म में n बराबर 17 है, तो ऑड नंबर है, और ऑड नंबर की मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस 1 17 प्लस 1 अपॉन 2, यानी 18 अपॉन 2 9th टर्म। तो 9th रो जो होगी वो मिडिल रो होगी, और उसमें कितनी सीट होंगी, तो a प्लस 8d। a है 30 और 8 इंटू 10, तो 30 प्लस 80 110 सीट होंगी। अगर 17 रो है तो टोटल जो लास्ट वाली तुम्हारी वो बैठेगी 18th रो, इसके अंदर कुल मिला के बैठेंगी सीट्स 110। तो कुल मिला के अब तुम्हारा ये लास्ट ऑप्शन था 110 सीट वाला। अब तुम्हारा जो गेम बनेगा इसके बाद वो है नेक्स्ट हमारी केस स्टडी, और वो है केस स्टडी नंबर 38। मैं इसे हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो।
मैं ऊपर से नीचे कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। अब देखो लास्ट केस स्टडी है हमारी, केस स्टडी नंबर ये 38। अब लास्ट केस स्टडी है 38, और इस 38 केस स्टडी में जो हमारा फिगर है वो तुम यहाँ देख सकते हो। और आजकल इसका भी, कल भी मैं देख रहा था न्यूज़पेपर में एक इसके बारे में आई थी डिटेल। इसमें बताया कि जो हमारे एरोप्लेन होते जो आसमान में उड़ते हैं उनके बारे में यहाँ बताया कि वो किस तरीके से वहाँ उड़ते हैं, यानी उनकी जो रास्ता है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनको अपना डेस्टिनेशन कैसे पता चलता है। तो ये सारा काम होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ATC से होता है। तो अभी तुम्हें ध्यान होगा कल परसों न्यूज़ आई थी कि दिल्ली के ऊपर एक ईरान का एक प्लेन जो है वो काफ़ी देर तक घूमता रहा कि उसको लैंडिंग करवानी थी दिल्ली में, कि लाहौर के जो ATC था, लाहौर का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम था, सर्विस जो देता है, मतलब प्लेन्स को जो बात करते हैं उनसे, पायलट से, और उनको रास्ता वगैरह बताते हैं, सब कुछ उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो लाहौर के ATC से जो दिल्ली का ATC है हमारा, वहाँ पे इंफॉर्मेशन आई थी कि जो ये प्लेन उड़ रहा है इसमें बॉम्ब है। ईरान का वो प्लेन था, और जब ये पता चला, उसको चाइना जाना था, तो वो जो पायलट था, जब उसने दिल्ली के ATC ने उसको इन्फॉर्म किया पायलट को, तो उसको ऑप्शन भी दिए कि भाई तुम चंडीगढ़ में अपना लैंडिंग कर लो और या जयपुर में कर लो, बट वो दिल्ली में ही कह रहे थे। लेकिन बाद में फिर ईरान की एजेंसी से पता चला कि वो केवल एक अफवाह थी और उसमें बम वगैरह कुछ नहीं था, तो वापस फिर वो चाइना चला गया। तो कुल मिला के जो ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है ATC, यही उनके जो एरोप्लेन्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको सब मैनेज करता है सिस्टम को, उनको डायरेक्शन मिलता रहता है प्रॉपर इनसे, और किस एंगल पे उनको उड़ना है, उनका डेस्टिनेशन कहाँ है, यानी सब कुछ उनको यही प्रोवाइड कराएगा ATC। तो इसी के ऊपर ये इन्होंने यहाँ पे एक थीम दी है, और ये है हमारी केस स्टडी 38। अब इसके बेस पे हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन बनेगा, और इस क्वेश्चन में दिया है कि ATC फाइंड करता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसी एरोप्लेन का फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 60 डिग्री। एक प्लेन का ATC से पता चलता है कि ATC को, मतलब वो चेक करते हैं कि उसका प्लेन कितने डिग्री पे उड़ रहा है इस समय, तो 60 डिग्री पे उड़ रहा है ग्राउंड से, और 30 सेकंड की फ्लाइट के बाद ऑब्जर्व करते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन उसका चेंज होता है 30 डिग्री, यानी कि वो उससे सेंटर से दूर जा रहा है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है तो इसका मतलब वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है प्लेन। अब उसकी हाइट जो है वो कंटिन्यूस 3000√3 मीटर है। अब इसके बेस पे एक हमें डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम मेरे भाई मैं यहाँ बना देता हूँ, ध्यान से देख लो तुम डायग्राम को। डायग्राम इसका इस तरीके से बन जाएगा। पहले तो तुम्हें एक ग्राउंड बनाना पड़ेगा, एक लेवल। अब यहाँ पे वो ATC बनाना पड़ेगा, और एक कांस्टेंट हाइट तुम्हें लेनी पड़ेगी जिस पे वो प्लेन उड़ रहा है, इस तरीके से। ये हाइट कांस्टेंट है। प्लेन सपोज एक बार यहाँ देखा, एक बार प्लेन को यहाँ देखा, ये ATC है, ATC। अब यहाँ से पहले इसका एलिवेशन बनना था 60 डिग्री, यानी ये ऑब्जर्वर के नज़दीक था, और उसके बाद अब इसका एलिवेशन हो गया 30 सेकंड की फ्लाइट के बाद 30 डिग्री, लेकिन हाइट कांस्टेंट है, यानी ये ऑब्जर्वर से दूर चला गया। तो ये इसकी फिगर हो गई। अब इसके बाद में ये जो हाइट थी इसकी कांस्टेंट हाइट थी 3000√3 मीटर। अब हमें बताना था, एक तो डायग्राम बन गया, डायग्राम में नेमिंग कर लो, A यहाँ पे डाल दो, चलो B, C, यहाँ D और E। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइमिंग इन्होंने दिया था 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड में प्लेन यहाँ से यहाँ पहुँचा था। ये तो पहला आंसर हो गया, डायग्राम बना दिया। अब कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस वो चलेगा, डिस्टेंस बताना है। तो अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो। सबसे पहले तुम ट्राइंगल ले लो ADB या ABD। फार्मूला तुम्हें पता होगा, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में एक ही फार्मूला लगता है, P/B, यानी कि BD/AB
बराबर 1060, क्योंकि इस ट्राइंगल का ये जो एक्यूट एंगल है 60 डिग्री का है। अब इसके बाद में बी डी तुम्हें पता है 3000√3 कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, ये हाइट बिल्कुल इक्वल है, दोनों हाइट इक्वल है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो 3000√3 अपॉन ए भी हमें नहीं पता और 1060 होता है √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, फाइनली ए भी आ गई 3000 मीटर। ये हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बता दिया, यानी कि जब उसको पहली बार देखा था तो उस समय उसका डिस्टेंस ATC से 3000 मीटर का था। अब इसके बाद में 30 सेकंड बाद वो यहाँ पहुँच गया ई पॉइंट पे। अब इस ट्राइंगल को ले लो AEC को, इन ट्राइंगल AEC, चलो अभी यहाँ स्पेस है मैं यहीं पे कर देता हूँ, इन ट्राइंगल AEC, फार्मूला वही रहेगा EC, देख लो EC यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, EC अपॉन AC, फार्मूला चेंज नहीं होगा, EC अपॉन AC 1030। अब EC की वैल्यू तो हमें नहीं पता, वो पता है EC की 3000√3, AC की नहीं पता, और 1030 होता है 1/√3, क्रॉस करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3 इंटू 3000 9000, तो AC इक्वल 9000 मीटर। तो अब फिगर पे आ जाओ, A से लेके C तक का डिस्टेंस है 9000, A से C तक का डिस्टेंस 9000 मीटर, और A से B का डिस्टेंस 3000 मीटर। तो सीधी सी बात है B से C का डिस्टेंस 6000 मीटर, और जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये होगा, यानी कि 30 सेकेंड्स में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस था उसका 6000 मीटर। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया कि सेकंड का इसका पहला आंसर, क्योंकि अभी इसमें एक ऑप्शन और भी है, इसमें एक पार्ट और भी दिया है हमें, कीपिंग द हाइट्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट इट वाज ऑब्जर्व दैट आफ्टर इतने सेकंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 45 डिग्री। तो हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि अब की बार हाइट को उतना ही रखा है, केवल टाइम चेंज किया है और एलिवेशन चेंज किया है, टाइम चेंज करके एलिवेशन चेंज कर दिया 45 डिग्री। तो अब बताओ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ड्यूरिंग दिस फ्लाइट। तो बिल्कुल सेम इसी मेथड से फिर से निकाल देंगे हम इसको। तो कुल मिला के अब की बार से हाइट को तो वही रखना है, ये कीपिंग द हाइट कांस्टेंट ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट, उसी फ्लाइट की जो हाइट है वही कांस्टेंट है, केवल तुम्हें टाइम चेंज करना है और एंगल चेंज करना है। तो इसकी जो आंसर होगी कैलकुलेशन, उसमें हम यहाँ केवल एंगल चेंज कर देंगे, तो पहले वाला तो 3000 रहेगा ही रहेगा क्योंकि 60 था। अब अगले वाले में 45 कर देंगे 30 की जगह, तो उसका जो डिस्टेंस आएगा ट्राइंगल सेकंड वाले की कैलकुलेशन बदल जाएगी AEC की, इसमें आ जाएगा 3000√3 अपॉन AC और 1045 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3000√3 अपॉन AC बराबर 1। तो AC की वैल्यू अब की बार आ जाएगी 3000√3। तो अब की बार जो डिस्टेंस आया वो 9000 की तरह गए, ये वाला डिस्टेंस तो हो गया, AC तो 3000√3 और AB था 3000, तो माइनस करके BC निकलेगा अब की बार, BC बराबर 3000√3 माइनस 3000। तो अब की बार 3000 कॉमन ले लो, अब की बार आंसर ये आया 3000√3 माइनस 1 मीटर, यानी उतने सेकंड में इसने अब की बार ये डिस्टेंस चला, क्योंकि एलिवेशन अब की बार 45 हुआ था। तो नई फिगर के हिसाब से जब नई फिगर बनेगी तो नई फिगर में इस तरह से जो हमें लेना था, ये एंगल अब की बार 45 डिग्री लेना था, ये 60 था जैसा था पहले। तो इस फिगर के हिसाब से अब ये जो डिस्टेंस आया BC वो ये आ गया 3000√3 माइनस 1। अब इसका थर्ड पार्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन। अब प्लेन की स्पीड पूछिए भाई, तो स्पीड ऑफ प्लेन तो तुम आसानी से निकाल दो, किसी भी केस से निकाल दो। थर्ड पार्ट में स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फार्मूला तुम्हें पता होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड का फार्मूला होता है। तो पहले केस से निकालोगे तो डिस्टेंस था 6000 मीटर और टाइम था 30 सेकेंड्स, तो आंसर आया 3 2 6 200 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसने कहा है कि स्पीड को किलोमीटर पर आवर में दो,
तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए तुम क्या करोगे, मीटर को तो डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये बन जाएगा किलोमीटर, और सेकंड को डिवाइड कर दो 3600 से, तो ये बन गया आवर। अब इसे सॉल्व कर दो, तो ये तो 200 से काटा 1/5, और ये डिवाइड का मल्टीप्लाई में जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 3600, तो 5 से काट दो इसको, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 720 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी स्पीड निकल आई। दूसरे वाले केस से निकालना चाहोगे तो दूसरे केस से भी निकल जाएगी। टाइम बस तुम्हें वो लगाना है जो तुम्हें पहले केस में दिया है, और डिस्टेंस तुम्हारे पास ये है, तो उससे चाहो उससे निकाल देना। वैसे इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया, बस इसमें केवल स्पीड पूछी है, किसी भी केस से निकाल दो, दोनों से स्पीड सेम आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि अभी ये केस स्टडी तुम्हारी समझ में आ गई होगी, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसी के बेस पे अब तुम्हें पता चल गया होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस की केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक पॉलिनोमियल्स, ये 3 केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन पे पूरा फोकस करना है। और केस स्टडी में कोई खास चीज नहीं है, सब क्वेश्चन ही हैं, ये जितने भी मैंने सॉल्व करे हैं सब क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तुम्हें बुक में आसानी से मिल जाएंगे। और सीरीज को फॉलो करते रहो, एसएसएम रीजनिंग की सीरीज चल रही है, और एक 100% मार्क्स सीरीज चल रही है, दोनों को फॉलो करो। और लाइव अब मैं स्टार्ट करूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।